हेलो 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 हेलो। जवान आवाज को मिलाइए। आवाज कैसा है, क्या है, देखें जवान। आवाज आवाज को देखते जाएं। और यहाँ पर हम प्रश्न की ओर आ जाते हैं। और प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्या कहता है? तो ये प्रश्न ये है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब हम बात करते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का। तो यहां पर देखते हैं क्या है। तो यहां पर है, मेरे पास है यहां पर वास्को डिगामा। जी हाँ जी हाँ जहां। और यहां पर है अल्बुकर्क। तो मेरा जवान कुछ कुछ मेरे जवान का कहना है, कुछ सोच रहा होगा अल्बुकर्क तो नहीं, तो कुछ सोच रहा होगा बार्थोलोम्यू डियाज तो नहीं। और कुछ विद्वान ऐसे भी होंगे, उनका मानना होगा कहीं वास्को डिगामा तो नहीं। यहाँ भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। और पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में लगाई थी। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू एवं आलू लाया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम जड़ी बूटियों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। और यहीं से आयुर्वेद का विकास प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर है भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति। भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली नाविक का क्या नाम था? पुर्तगाली नाविक का नाम वास्को डिगामा था। क्या नाम था? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा 17 मई बहुत जगह ऐसा भी मिलेगा, 20 मई भी मिलेगा। वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? कालीकट आया था। और कालीकट कहाँ है? केरल में। उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन था। कालीकट का शासक जमोरिन था। और हम देखते हैं पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ लगाई थी? तो कोचीन में लगाई थी। कहाँ? कोचीन में। और ये कोचीन कहाँ है? तो केरल में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम जड़ी बूटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और जड़ी बूटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और यहीं से आयुर्वेद का विकास प्रारंभ हुआ। अब हम देखते क्या है कि भारत की जब हम बात करते हैं, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मीडिया था। और अल्मीडिया ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करके जिस नीति का प्रतिपादन किया, उसे हम नीला पानी की नीति के नाम जानते हैं। नीला पानी की नीति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि समुद्र का पानी नीला होता और समुद्री व्यापार पर अल्मीडिया का अधिकार था। इसलिए इसके द्वारा प्रारंभ की गई नीति को नीला पानी का नीति कहा गया। भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। गोवा पुर्तगालियों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के केंद्र थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाया। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 ईस्वी में स्थापित किया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडिया था। अल्मीडिया ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करके जिस नीति का प्रतिपादन किया, उसे नीला पानी की नीति के नाम जानते हैं। भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने कितने ईस्वी में? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। और गोवा पुर्तगालियों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के केंद्र थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाया था। और ये प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम कहाँ लगाया था? तो गोवा में लगाया था। कहाँ लगाया? गोवा में। और कब लगाया था? तो 1556 ईस्वी में। अब यहां पर मेरे पास यह है बार्थोलोम्यू डियाज। ये कौन था?
ये पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। और यही यही जो था पुर्तगाली था, यह कैप ऑफ गुड होप, गुड होप के रास्ते समुद्री मार्ग होते हुए पूर्वी देशों की यात्रा की, पूर्वी देशों की यात्रा की, पूर्वी देशों की यात्रा की। एक बार हो जाए। देखिए कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? तो पुर्तगाली, ठीक ना। और पुर्तगाली नाविक क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका 2 डेट मिलता है, 17 मई और 20 मई। दोनों में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है और 17 मई। और कब? 1498 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम कहां आया? कालीकट। कालीकट कहां है? तो केरल। उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। पुर्तगालियों में भारत अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां लगाई? थी कोचीन। कोचीन कहां है? केरल में। पुर्तगालियों में भारत में क्या किया? तो जड़ी बूटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। यहीं से आयुर्वेद का विकास भी हुआ था। और पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मीडिया था। अल्मीडिया ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करके जिस नीति का प्रतिपादन किया उसे हम क्या कहते हैं? नीला पानी की नीति के नाम जाते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने कितने ईस्वी? 1510 ईस्वी में। कहा? तो बीजापुर के शासक किससे? यूसुफ आदिल शाह से। कौन सा जगह छीना था? गोवा छीना था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम क्या लाया? प्रिंटिंग प्रेस। और अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया? गोवा में लगाया। कब? 1556 ईस्वी में। अब है कि बार्थोलोम्यू डियाज कौन है? तो ये पुर्तगाली था और कैप ऑफ गुड होप के रास्ते समुद्री मार्ग होते हुए पूर्वी देशों की यात्रा की थी, ठीक ना। आइए यहां पर 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थित थे? और ये जगह कहां है? तो ये जगह है गुजरात में। कहां है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में। कहां? गुजरात में। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने उत्तर भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1608 ईस्वी में और सूरत में स्थापित की थी, लेकिन इसे मान्यता 1613 ईस्वी मिली थी। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर स्थापित की थी। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी जी मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित की थी। अब देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब लगाई? तो प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कब किया था? 1608। इसे मान्यता कब मिली थी? इसे मान्यता 1613 ईस्वी मिली थी। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां लगाई? उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान। उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर। कब? तो 1633 ईस्वी में लगाई थी। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां लगाई? तो 1611 ईस्वी में। कहां लगाई थी? तो मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर। मुसलीपट्टनम नामक स्थान। मुसलीपट्टनम। देखिए 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? अब इसका हम पहले मिलाते हैं। तो मिलाएंगे क्या? तो यहां पर देखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? पहले यहां पर माएंगे। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कौन कौन? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसी की। फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
प्लासी युद्ध 23 जून 1757। इस युद्ध में अंग्रेज ने किसको पराजित किया था? इस युद्ध में अंग्रेज ने किसको पराजित किया था? बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को। फिर कौन सा युद्ध हुआ था? फिर हुआ था कौन? अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध कब हुआ था? अंबर का युद्ध यह 1749 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी की संयुक्त सेना किसको? कर्नाटक के नवाब अनौरुद्दीन को पराजित किया था। फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना और किसके? अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व किसको पराजित किया था? तो मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को। अब इसको मिलाते हैं। अंबर का वांडीवास का युद्ध 1760, पलासी का युद्ध 1757, अंबर के युद्ध 1749, बक्सर के युद्ध 1764। तो पहले कौन हुआ? पहले 1749 अंबर का युद्ध, तो पहला ये होगा अंबर। फिर कौन हुआ था? 1757 पलासी। फिर कौन हुआ था? वांडीवास। फिर कौन हुआ? बक्सर। इसका सही आंसर बी। सही आंसर होगा बी। हो जाए, आगे बढ़ जाए जवान, आगे बढ़े, जल्दी बता, आगे बढ़ जाए। इसका आंसर होगा बी। अब देखिए यहां पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन को ए और दूसरे कथन को कारण आर कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। बिल्कुल सही है। अस्थाई बंदोबस्ती कहां लागू हुई थी? फिर रैयतवाड़ी प्रथा कहां लागू हुई थी? तो अलग अलग जगह लागू हुई, तो बात सही है, यह भी सही है। और इसमें भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए, यह भी सही है। इसका मतलब है ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर ए होगा। ज्योति लक्ष्मी सर, ईयर तो याद हो भी जाती है, लेकिन डेट और मंथ याद नहीं रहती। इतना सब आपको कैसे याद रहती है? अरे वाह वाह, हम शहंशाह है ना। ये नाम मेरे जवान ने हमें दिया है, ये टाइटल जवान ने दिया है, और जवान ने कुछ सोच कर दिया है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। आइए यहां पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, यानी उपनिवेशवाद का विरोधी कौन कौन था, यह बात पूछा जा रहा है।
23 से, 23 से, 23 से। और ये है कौन? दादा भाई नेरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। तो इसका आंसर हो जाता है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 किस में? सी। ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसे गलत होने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी रूप में गलती नहीं करना। इस तरह के प्रश्न के आंसर क्या होते हैं, कभी गलत नहीं करना। ये प्रश्न को 2 बार बताया जा चुका है। 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। आइए, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे, कौन थे? यही से बता देना है, इसे सोचना क्या है। यहां गलती हो जाए मंजूर है, कबूल है, कबूल है, लेकिन एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना? यही से बोल देना है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपके बदले हम बोल देते हैं। ये हो जाएगा राजा राममोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय। और याद रखना है कि राजा राममोहन राय की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी बंगाल के राधानगर में हुआ था। राजा राममोहन राय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाते समय ब्रह्म समाज की देखरेख का भार रामचंद्र विद्या बागिस को सौंपा था। और राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर डॉक्टर कारपेंटर की यहाँ हुई थी। यस। अब यहां पर क्या देखना है? राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में कहा? तो बंगाल के, कहा? बंगाल के राधानगर। राजा राममोहन राय कब? 1830 ईस्वी में। राजा राममोहन राय 1830 ईस्वी में कहा? तो इंग्लैंड जाते समय, इंग्लैंड जाते समय ब्रह्म समाज की देखरेख का भार, ब्रह्म समाज की देखरेख का भार किसको? रामचंद्र विद्या, रामचंद्र विद्या बागिस को, रामचंद्र विद्या बागिस को नियुक्त किया था। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी कहां? इंग्लैंड के, इंग्लैंड के कहा? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर। किसके यहां? डॉक्टर कारपेंटर के यहां, डॉक्टर कारपेंटर के यहां, डॉक्टर कारपेंटर के यहां। अब यहां पर देखिए, राजा राममोहन राय की बात करते हैं। राजा राममोहन राय की जन्म कब हुआ था? तो 1772। कहां? तो बंगाल के राधानगर। राजा राममोहन राय कब? तो 1830 में। कहां जा रहे थे? इंग्लैंड। तो ब्रह्म समाज की देखरेख का भार किसको सौंपा? रामचंद्र विद्या बागिस को। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1833। कहां? इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर। कहां? डॉक्टर कारपेंटर के यहां। अब देखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र कौन तैयार किया था? ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। कौन किया था? देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर। और केशव चंद्र सेन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, केशव चंद्र सेन की जब हम बात करते हैं, केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में कहा? तो मुंबई में, मुंबई में केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1867 मुंबई में क्या हुआ था? प्रार्थना समाज की, प्रार्थना समाज की स्थापना। और प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं चंद्रावरकर ने, एवं चंद्रावरकर ने। तो सही है। आगे बढ़ जाए, हम आ जाए, ठीक है।
अब देखना है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। किसका कथन है? और ये सही आंसर किसका है? ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वरचंद विद्यासागर का। क्या बात है! अरे इतनी मोहब्बत आप लोगों से मिली, मेरा हक नहीं तकदीर है। इतनी मोहब्बत आप लोगों से मिली, ये मेरा हक नहीं तकदीर है। दुनिया के नजरों में मैं कुछ भी नहीं था, अब तक मेरी आंखों में ये तस्वीर है। इंसान का एक विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है। हम एक मंदिर में जाते हैं तो वह मंदिर में जो ईश्वर है वो पत्थर है, और हमारी विश्वास ने उसे ईश्वर बनाया है। और उस पत्थर, हमारी विश्वास ने उस पत्थर को ईश्वर बनाया। और जो बात हम एक इंसान से नहीं बोल पाते हैं, उस ईश्वर के पास बोलते हैं, जिसे हमारी विश्वास ने उसे भगवान बनाया है। बात समझे? यहां बात यह है कि प्रशंसा तो हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हमें धन दौलत पसंद नहीं है। कभी धन दौलत पीछे हम गए नहीं, और धन दौलत में विशेष पसंद भी नहीं है। हाँ, प्रशंसा तो पसंद है। ये प्रशंसा तो भगवान को भी पसंद है, तो इंसान को क्यों नहीं हो। आ जाइए यहां पर। अब हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की जब बात करते हैं तो ये पहले भारतीय थे। ये पहले भारतीय थे और जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द, यह पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा था विदेशी राज कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जिन्होंने कहा था विदेशी राज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, खराब से खराब स्वदेशी राज उससे अच्छा है, उससे अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने की बात की थी। बहिष्कार करने की बात की थी। अब हम यहां पर रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनकी पत्नी का क्या नाम? इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम, हेलो, शारदामणि। हेलो, इनकी पत्नी का नाम शारदामणि थी। शारदामणि है ना? और याद रखना है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। और स्वामी विवेकानंद के याद में प्रत्येक बार 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। आइए यहां पर अब एक बार हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? और रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय।
इनकी पत्नी का क्या नाम था? शारदा मणि। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद के याद में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अब यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। यह पहले भारतीय थे जिन्होंने सौराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की। पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा था विदेशी राज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खराब से खराब स्वदेशी राज उससे अच्छा होता है। पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने की बात की और स्वदेशी वस्तु को अपनाने की बात की। अब देखिए यहाँ पर 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो इसका सही आंसर हो जाता है कलकत्ता। कहां से? कलकत्ता। अब यहां पर देखते हैं कि इसको मिलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के दिए गए कूट का सही उत्तर। मुंबई क्रॉनिकल कौन? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ कौन? एनी बेसेंट। लीडर कौन? लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसको मिला लेते हैं ना। अब हम ही मिला कर दें या आप मिला लीजिएगा? हम भी काम करते हैं और आप भी काम कीजिए और इसका आंसर हो जाता है 1 1 का 3 1 का 3 बी का 1 सी का 2 डी का 4। इसका सही आंसर सी। आइए यहां पर अब देखिए कथन ए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार किया था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान, प्राच विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी तथा अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है और इसका सही आंसर हो जाता है ए और आर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था मुगलों की न्याय प्रणाली पर आधारित थी और लेकिन न्याय व्यवस्था मुगलों की न्याय प्रणाली पर आधारित थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स समय में 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना हुई थी। क्यों? तो मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए। वारेन हेस्टिंग्स समय में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वारेन हेस्टिंग्स समय में 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। अब वारेन हेस्टिंग्स पहला अंग्रेज था। वारेन हेस्टिंग्स पहला अंग्रेज था। वारेन हेस्टिंग्स पहला अंग्रेज था। कौन था पहला अंग्रेज? वारेन हेस्टिंग्स पहला अंग्रेज था जो क्या किया? न्याय की ओर ध्यान दिया। वारेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था किस पर? तो मुगलों की। वारेन हेस्टिंग्स न्याय व्यवस्था मुगलों की न्याय प्रणाली पर आधारित थी। वारेन हेस्टिंग्स समय में 1774 ईस्वी में कहा? कलकत्ता में। 1774 ईस्वी में कहा? कलकत्ता में। क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग्स समय में 1781 ईस्वी में कहा? कलकत्ता में। क्या हुई थी? एक मदरसा की स्थापना की गई थी। एक मदरसा की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं यहां तो जोनाथन डंकन ने कहा? बनारस में क्या संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिए यहां पर वारेन हेस्टिंग्स समय में कौन? विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 ईस्वी में, कहा? कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और आइए यहां पर अब देखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो कौन थे? पहला अंग्रेज था जो किस ओर ध्यान दिया था? तो न्याय की ओर ध्यान। वॉरेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मुगलों की न्याय प्रणाली पर। वॉरेन हेस्टिंग्स समय में कब? तो 1774 में। कहा? कलकत्ता में। क्या हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स समय में कब? तो 1781 में। कहा? कलकत्ता में। क्या? तो एक मदरसा की स्थापना हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स समय में कौन? तो जोनाथन डंकन ने। कहा? तो बनारस में। क्या? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स की जब बात करते हैं तो याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स में कौन? विल्किंसन ने। क्या? तो गीता का किस भाषा में? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स समय में 1784 में कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आइए यहां पर देखिए, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था ये पूछ रहा है। और ये था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये सही है। यस यस यस, सही है। अब देखें, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। जी हाँ, यह भी सही है। अब हम देखते हैं, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार नियमन करना, यह गलत है। तो चूंकि इसमें पूछ रहा है उद्देश्य क्या था, तो 1 और 2, तो 1 और 2 किसमें? इसमें है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आप एक बार प्लेटफॉर्म की सरजमी पर हमसे मिलने के लिए आइए, ठीक है? आपका स्कोरिंग क्यों नहीं बढ़ता है? एक बार प्लेटफॉर्म की सरजमी पर हमसे मिलने के लिए आइए। हम आपसे बात करके तो देखें क्या प्रॉब्लम होता है आपको। आप समझ रहे हैं? यस, आ जाइए यहां पर देखिए। और सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करके, जी हां, सुमिलित करके हमें बताइए कहां प्रॉब्लम है आपको। तेजी से बताना है, तेजी से। आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी रहते फिर भी आपका सम्मान है। विद्यार्थी किसी एक व्यक्ति की अमानत नहीं होती, वो पूरे देश की अमानत है। आप किसी कोचिंग के हों, ये मैं नहीं रखता। करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का भी डिस्कशन सर आप ही करवा देना, करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जवान सबसे बेहतरीन तरीका से डिस्कशन होगी। बात यह है कि जमीर इजाजत नहीं देती। ये जमीर नहीं कहती किसी की रोटी को सहसा तुम जाकर छीन लो। हाँ, समझते हैं। दिक्कत इस बात की थी। हाँ, यहां पर टीचर नहीं रहते और लगातार क्लास सस्पेंड हो रहा है, और फिर हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की इजाजत लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। और हम कहते ठीक है, ये काम के लिए हम तैयार हैं। जहां ऑलरेडी टीचर हैं वहां पर हम ऐसा काम करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? शहंशाह दूसरे की सीमा पर जाकर आक्रमण करता है, अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। बताओ, ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा? अगर हम किसी के सब्जेक्ट में हस्तक्षेप करते हैं तो दुनिया वाले कहेंगे शहंशाह अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है, किसी दूसरे राज्य की सीमा में जाकर गोला बारूद कर देता है। समझे की बात?
अब देखिए यहां पर इंडिया लीग की स्थापना कौन किया था? शिशिर कुमार घोष। अब यहां पर यह है कि इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने साहब तो कर दिए, लेकिन यहां से और कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? और यहां से प्रश्न यह पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। और यह पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में। कहां हुई? कलकत्ता में। अब है कि यहां पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? तो आनंद मोहन बोस। जी हां, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। कहां हुई थी? कलकत्ता में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और किसने किया था? और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ को ही हम इंडियन एसोसिएशन कहते हैं, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ को हम इंडियन एसोसिएशन कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1876 ईस्वी में। कहां हुई? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। अब है कि एशियाटिक इंडिया पेट्रियाटिक की स्थापना कौन किया? तो सैयद अहमद खान। और इसमें अब क्या पूछेगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? कि इसकी स्थापना हुई थी 1888 ईस्वी में। कहां हुई थी? तो अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। अब इसको मिलाकर देखते हैं। ए का क्या होगा? 1, ठीक है। बी का क्या होगा? बी का 2, 1 2। सी का क्या होगा? 4। डी का क्या होगा? 3। इसका सही आंसर बी होगा। कुछ भी नहीं है। आ जाइए यहां पर। अब देखिए यहां पर गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। बहुत अच्छी बात है। और गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? यह है गरीबी। गरीबी का अस्थायित्व। क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, यह किस शहर में हुई थी? और यह हुई थी इलाहाबाद में। और इसी इलाहाबाद में कब हुई थी? 20 जून 1920 को। इसकी 20 जून 1920 को। और यही इलाहाबाद में निर्णय लिया गया था क्या? तो विदेशी कपड़ा का बहिष्कार। विदेशी कपड़ा, विदेशी कपड़ा, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत इत्यादि के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, यही इलाहाबाद में। आइए आप। गांधी जी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, यह सही है। चोरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी, यह भी सही है। तो ए और आर सही है। ए आर की सही व्याख्या है। और इसका सही आंसर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही है। असहयोग आंदोलन के समय क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय सर्वप्रथम चित्तरंजन दास को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनकी पत्नी बसंती देवी को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन से सर्वप्रथम चित्तरंजन दास को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनकी पत्नी बसंती देवी को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया।
इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार बारदोली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब यहां पर देखते हैं कि क्या देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया गया? चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास। इसके बाद उनकी पत्नी वसंती देवी गिरफ्तार किया गया, वसंती देवी। असहयोग आंदोलन के समय क्या? 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा नामक स्थान पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इससे गांधी जी ने किस प्रस्ताव के तहत? बारदोली प्रस्ताव के तहत इसे वापस लेना करने लिए। और कब? 12 फरवरी 1922 को, 1922 को। अब प्रश्न पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया गया? क्योंकि चित्तरंजन दास। इसके बाद किसको गिरफ्तार किया गया? उनकी पत्नी वसंती देवी। और असहयोग आंदोलन के समय में क्या हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी किस प्रस्ताव के तहत? बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। और कब? 12 फरवरी 1922। आइए यहां पर, यहां SST प्लस GS की बात हो रही है। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है, जचता है, तो जरूर लीजिए। आइए आगे, यहां पर देखना है कि कुछ नीचे कुछ स्थान सूची दी गई है, उनका नाम लोग कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसका आंसर क्या होगा? 30 बनाकर हमें बताइए, 30 से बताइए। अभी इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बलिया और सतारा। 1 और 2, 1 और 2 कौन है? ये हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन समय सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन समय समानांतर सरकार का गठन किया गया। और समानांतर सरकार किसको कहते हैं? जिसकी अपनी सरकार हो, जिसकी अपनी सरकार हो, जो अंग्रेज के अधीन ना हो। सर्वप्रथम समानांतर सरकार का गठन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चीतू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद बंगाल के मिदनापुर जिले में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। महाराष्ट्र के सतारा जिले का समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक के लिए चली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सर्वप्रथम समानांतर सरकार गठन कहां? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कहां? बलिया जिले में। किसके नेतृत्व में? चीतू पांडे के नेतृत्व में, चीतू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद बंगाल के मिदनापुर जिले में समानांतर सरकार गठन किया गया। और याद रखते हैं महाराष्ट्र के सातारा जिले का समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक के लिए चली थी, सबसे लंबे समय के लिए चली थी। यहां आप आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। फारस की मोहरें और आटा पीसने की चक्की पार्ट कहां से मिला? प्लीज बताओ ना। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाता है? लोथल। गुड़िया निर्माण करने कारखाना कहां से मिला है? लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला है? चनहुद्रो। ठोस पहियों की गाड़ी और मछुआरे का चित्र कहां से मिला है? हड़प्पा से। अलंकृत एवं कच्ची ईंट कहां से मिली? कालीबंगा। इसे मिलाकर बताइए। पहला का डी, दोसर का बी, तेसर का ए, चौथा का सी। सही आंसर बी। आ जाए यहां पर, आइए यहां पर देखिए, सूची 1 नदियों के प्राचीन नाम को सूची 2 आधुनिक नाम से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग का सही अंतर चुनें। सरस्वती नदी किसको कहा गया? घग्गर और हाकरा को। पुरुषनी नदी किसको कहा गया? पुरुषनी झेलम को। शतुद्री किसको कहा? सतलज को। विपाशा किसको किया? ब्यास को। आइए
और पहला का 5, पहला का 5 और दोसर का और बी का 4। पहला का 5, आइए बी का रुशनी राबी, रुशनी राबी और सतुद्री सतलज, सतलज, व्यासा विपाशा व्यास। सही आंसर बी, सही आंसर बी होगा, बी। यहां पर सबसे पहले लिया जाने वाला कर का नाम बताइए। बलि, और ये कर बी होगा, बलि। क्या नाम है? बलि। ये इच्छा अनुसार दी जाने वाली कर थी, बाद में एक प्रकार की यह धार्मिक कर भी हो गया था। आइए, कहां से प्राप्त अपने अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? नेथुर, उदयगोलम, मास्की एवं कर्नाटक। सही आंसर सी, सही आंसर सी। अब यहां पर देखिए कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया और भारतीय व्यापारी अधिकतर निर्भर हो गए किस पर? तो दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर, दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर। किस पर? दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर। आइए यहां पर ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया और भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए क्यों? तो दक्षिण पूर्वी एशिया पर। याद रखना है, गुप्त राजवंश के शासक स्कंद गुप्त के शासन काल में हुन आक्रमण हुआ था और स्कंद गुप्त कुछ समय शासन किया। उसके मन में बैराग की भावना आ गई, उसे लगा कि ये तलवार क्या चीज है, जब ये तलवार चलती है तो आंसू की सिवा कुछ भी नहीं देती रे, ये तलवार से मैं नहीं, यहां इस सिंहासन से भी नफरत हो गई। सब चीज छोड़कर स्कंदगुप्त सन्यास की मुद्रा में बैठ गया। जैसे स्कंदगुप्त सन्यास की मुद्रा पर बैठता है, गुप्त साम्राज्य की धरती पर हुन आक्रमण हो गई। ये हुन लोग मध्य एशिया का आक्रमणकारी थे, लाखों की संख्या में आक्रमण करते, तो जिस राज पर हुन आक्रमण होता था वह राज बर्बाद हो जाता था। और जब हुन आक्रमण हुई थी, गुप्त समाज की धरती खून की होली खेलने लगी और स्कंदगुप्त का सेना और सेनापति दौड़ कर आया, हजारों की संख्या में स्कंदगुप्त के सीने में धक्का मारते हुए कहा, महाबली आंख खोलो, महाबली गुप्त साम्राज्य की धरती पर हुन का आक्रमण हो गया है, गुप्त साम्राज्य की धरती खून की होली खेल रही है, आपके सिवा हुन को कोई पराजित नहीं करेगा, कर सकता, महाबली आंख खोलो। स्कंदगुप्त जो बैठा हुआ है वह टस नमस हो रहा है। अंत में उसका सेनापति, आंख मत खोलिए, याद रखिए गुप्त साम्राज्य की धरती का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास का लाइन यहां से शुरू हो गई। स्कंदगुप्त हुनों के डर से संन्यास धारण किया था। यह सुनते ही स्कंदगुप्त आंख खोला, कहा लाओ रे मेरा धनुष, लाओ मेरा धनुष, पूरी धरती को हम आग लगा देते हैं। उसका सेनापति का रुक जाइए, धरती को आग मत लगाइए, निर्दोष लोग मारे जाएंगे, हुन को मारिए। कह लाओ मेरा तलवार, लाओ मेरा तलवार। लेकर युद्ध भूमि में आया, पूछ पूछ कर काटना शुरू किया। तुम भी हुन है रे, तुम भी हुन है, तुम भी हुन है। एक सांस में 1.25 लाख हुनों को मौत का घाट उतार दिया। युद्ध भूमि में सोता था, जगता था और हुन को काटता था। जब स्कंदगुप्त एक सांस में 1.25 लाख हुनों को मौत का घाट उतार दिया, फिर हुन कई सौ साल तक गुप्त साम्राज्य की धरती की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस प्रकार स्कंदगुप्त के बाद भी गुप्त राजवंश में एक नहीं बल्कि कई राजा हुए, लेकिन उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सके। जहां तक गुप्त राजवंश के अंतिम शासक का सवाल है, तो गुप्त राजवंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। अब देखिए यहां पर गुप्त राजवंश के शासक, गुप्त राजवंश के शासक, गुप्त राजवंश के शासक स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन आक्रमण हुआ था? तो हूनों का आक्रमण हुआ था। हूनों का आक्रमण। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हूनों को पराजित किया था, पराजित किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। यहां पर देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और किसके शासनकाल में किए? और ये थे मल्लिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति सिर्फ धन प्राप्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के विजय का श्रेय उसके जिस सेना नायक को जाता, उसे हम मल्लिक काफूर के नाम जानते हैं। मल्लिक काफूर को गुजरात विजय के उपरांत नसरत खान ने खरीदा था। मल्लिक काफूर के इतिहास में हम 1000 दिनारी के नाम जानते हैं, और मल्लिक काफूर के इतिहास में हम 1000 दिनारी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। दिनार किसको कहा गया? रुपया को। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत के राज्यों पर थी क्या थी? सिर्फ धन प्राप्ति की थी, सिर्फ धन प्राप्ति की थी। और अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत के राज्यों पर थी क्या थी? तो सिर्फ धन प्राप्ति थी। और याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी से दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसको जाता है? तो मल्लिक काफूर को जाता है, मल्लिक काफूर। और गुजरात विजय के उपरांत, गुजरात विजय के उपरांत मल्लिक काफूर किसने खरीदा था? नसरत खान ने, नसरत खान। मल्लिक काफूर के इतिहास हम किस नाम जानते हैं? इस इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, 1000 दिनारी। आइए, देखिए तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। इस प्रकार तालीकोटा के युद्ध की बात करते हैं। अब जब हम बात करते हैं तालीकोटा, हुआ यह था कि दक्षिण भारत में उस समय 4 मुस्लिम राज थे। तुलुक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुक राजवंश का अंतिम शासक था सदाशिवराय, सदाशिवराय। और सदाशिवराय के मंत्री का नाम क्या था? मंत्री का नाम था राम राय। इसके समय में दक्षिण भारत में 4 मुस्लिम राज थे। कौन कौन मुस्लिम राज थे? बीजापुर। कौन थे? गोलकुंडा, अहमदनगर, और कौन थे? बीदर। और इन 4 मुस्लिम राज के बीच में एकमात्र हिंदू राज था विजयनगर। विजयनगर की अपनी भाषा और संस्कृति थी। विजयनगर दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था, और चारों मुस्लिम राज्य विजयनगर का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन सदाशिवराय के मंत्री का नाम था राम राय। यह क्या किया? दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगा। तो दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्य धर्म के आधार पर एक हो गया, और विजयनगर की धरती पर कहा अटैक। और ये कब कहा अटैक? 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565। इस युद्ध को ही हम तालीकोटा का युद्ध, इस युद्ध को ही हम तालीकोटा का युद्ध, इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी कांगड़ी का युद्ध, बेनी हट्टी के, बेनी हट्टी के, बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध को तालीकोटा के युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि युद्ध तालीकोटा की धरती पर हुई। इसे हम बेनी हट्टी की युद्ध इसलिए कहा क्योंकि ये पहले तालीकोटा को बेनी हट्टी कहा जाता था। इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इस युद्ध में किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई गई। पूछेगा कि दक्षिण भारत के कितने राज्यों ने? तो 4 राज्यों ने।
कौन कौन? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर मिलकर कहाँ आक्रमण किया? विजयनगर धरती पर। इस युद्ध को क्या कहते हैं? तालीकोटा के युद्ध। ये युद्ध कब हुई थी? 23 जनवरी 1565। तालीकोटा के युद्ध को हम किस नाम जानते हैं? तो तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनीहट्टी के युद्ध के नाम से। तालीकोटा के युद्ध के समय किस राजवंश का शासन था? तुलुब राजवंश। तुलुब राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सदाब सिंह राय था। इसके मंत्री का नाम था राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के पराजय के साथ ही यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ था। आप आइए देखिए यहाँ पर औरंगजेब के शासन काल का इतिहास सम्राट के विरोध के कारण पूर्णतः गोपनीयता में लिखा गया। ऐतिहासिक कार्य का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हाफी खाका मुंतखब-उल-लुआब। इसी पुस्तक से मिर्जा मोहम्मद काजिम की रचना क्या नाम है? आलमगीर नामा। मोहम्मद सादिक की रचना का नाम क्या है? मसीर ए आलमगीरी। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या औरंगजेब के शासन काल का इतिहास सम्राट के विरोध के कारण पूर्णतः गोपनीयता में लिखी गई और इस ऐतिहासिक कार्य का नाम क्या है? इस ऐतिहासिक कार्य का नाम है ए हाफी खाका मुंतखब-उल-लुआब। आप आइए हम देखते हैं शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड को पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? 23 इस प्रश्न का जवाब दो। 23 से इस प्रश्न का जवाब दो। 23 से 23 इस प्रश्न का जवाब चाहिए। 23 से जवाब दो। 23 से क्या हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? 23 शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? 23 से 23 से जवाब चाहिए। देखते हैं कौन सही देता है। हो गया, जवाब मिल गया। हो गया। इसका सही आंसर क्या है? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। आंसर में सुधार कर लीजिए। सही होगा पूर्वी बंगाल। पहले पहले ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या कहा जाता था? पहले ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क के आजम के नाम जाना जाता था। आगे चलकर इसे ही हम जीटी रोड के नाम जानते। ठीक ना? याद रखिए पहले ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह ने कराया था। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम जाना जाता था? सड़क ए आजम के नाम जाना जाता था। सड़क ए आजम। आइए अब यहां पर देखिए क्या है। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? और मस्जिद ए इरहम, इसे हरम नहीं मस्जिद अल इरहम पढ़ा जाए। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पवित्र मस्जिद। पवित्र मस्जिद। इसका सही आंसर ए होगा। आइए यहां पर जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? 23 बताना। 97। 23 बताना क्या होगा? और इसका सही आंसर कुबलाई खां। ये मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? इटली। इटली। और इटली में कहां का रहने वाला था? वेनिस। ठीक है। ये चंगेज खां कौन था? तो मंगोल आक्रमणकारी।
मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी। और ये कब आक्रमण किया था? तो 1221 ईस्वी में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में। किस नदी के तट पर आ गया था? यह सिंधु नदी के तट पर आ गया था। सिंधु नदी के तट पर आ गया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में सिंधु नदी के तट पर आ गया था। किसका पीछा करते हुए? मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार। किसका पीछा करते हुए? मध्य एशिया के, मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार, ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबर्नी का पीछा करते हुए। आइए आप यहां पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय का न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 से भी हुई थी। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय उसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह 39 मंजिला है और यह 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी राफेलर ने दान में दिया था। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कहां हुई थी? इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में हुई थी। जिस समय स्थापना हुई कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य कितने थे? 51 थे। वर्तमान समय में कुल सदस्य कितने हैं? वर्तमान समय में कुल सदस्य कितने हैं? 193 हैं। सबसे नवीनतम सदस्य देश, नवीनतम सदस्य देश, नवीनतम सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। कौन सा? मैनहट्टन द्वीप पर। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। क्या मंजिला है? 39 मंजिला है। 39 मंजिला है। और कितने भूमि पर फैला हुआ? 17 एकड़। यह 17 एकड़ भूमि दान में कौन दिया था? दान में दिया था जॉन डी राफेलर ने। जॉन डी राफेलर ने दान में दिया था। जॉन डी राफेलर। आगे बढ़ जाए। अब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहां? न्यूयॉर्क में। जिसमें स्थापना हुई कुल सदस्य की देश कितने थे? तो 51। वर्तमान समय में कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। नवीनतम सदस्य देश कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां था? न्यूयॉर्क में। कहां? कौन द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। यह कितना मंजिला है? 39 मंजिला है। कितने भूमि फैला है? 17 एकड़ भूमि पर। यह 17 एकड़ भूमि कौन दान में दिया? जॉन डी राफेलर ने दान दिया था। जॉन डी राफेलर ने दान में दिया था। आइए यहां पर देखो, 1789 की क्रांति बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? और इसका सही आंसर क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी की। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब पेरिस की भीड़ किस किला पर आक्रमण किया? तो पेरिस के
वास्तिल के किला पर, पेरिस के वास्तिल के किला पर आक्रमण करके कैदी को बाहर निकाल लिया। कैदी को बाहर निकाल लिया। ये वास्तिल का किला किसका प्रतीक था? सम्राट के निरंकुशता का। किसका प्रतीक था? सम्राट के निरंकुशता का, निरंकुशता का प्रतीक था। आप आइए, यहां पूछेगा आपसे कि ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789। और ये कब, कहां से? पेरिस की भीड़। कहां आक्रमण किया? वास्तिल के किला पर। और इस आक्रमण के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। आक्रमण करके क्या किया? कैदी को बाहर निकाल लिया। वही वास्तिल का किला किसका प्रतीक था? सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक था। आ जाइए। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के दौरान दिया? 14 जुलाई को दिया गया था। 14 जुलाई 1789। और फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? तो रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने। कोई भी क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। और फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। याद रखना है। अब देखिए, 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? वुडरो विल्सन, अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका का राष्ट्रपति। उद्देश्य क्या? ये 14 सूत्री योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति का वातावरण तैयार करना। शांति का वातावरण तैयार करना। और साथ में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए शांति का वातावरण तैयार करना। दो था इसका उद्देश्य। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कैसी हो, इसके लिए एक वातावरण तैयार करना। एक दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी शांति का वातावरण बना रहे, ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करना। एनसीईआरटी पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। आइए यहां पर, यहां एसएसटी प्लस जीएस की बात होती है, तो इसे देखना है, पसंद आए तो इसे ले लेना है। अब देखना है कि मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहराया, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था? 23 आंसर बताइए। इसके आंसर को आप बताइए। 23 से क्या होगा? 23 बताना है। 23 बताना है। 23 से और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 से 1941। क्या होगा? 1941। अब प्रश्न उभरता क्या है कि 1941 मारना है। और प्रश्न क्या उभरता है कि अब है क्या कि जापान ने, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था जापान के आक्रमण के कारण। जापान ने आक्रमण कब किया था? तो 7 दिसंबर 1941 को। कहां पर? तो अमेरिका पर्ल हार्बर पर। ये अमेरिका का क्या था? नौसैनिक अड्डा। ये अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। और इसके साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
तो 1939 ईस्वी में हिटलर द्वारा कहां आक्रमण? हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर आक्रमण। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। जी जी। देखो, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? जॉन के। और कब किया था? इसकी स्थापना 1733 ईस्वी में। और इसके निर्माण से क्या हुआ था? वस्त्र की बुनाई में तेजी आई। इससे क्या हुआ? वस्त्र की बुनाई में तेजी आई। क्या आई? तेजी आई। वस्त्र की बुनाई में क्या आई? वस्त्र की बुनाई में तेजी आई। आगे क्या रही है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? रॉलेट एक्ट, ठीक है। और ये चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। लॉर्ड रीडिंग के समय में दिल्ली दरबार हुआ था। गलत है, गलत, गलत। याद है कि दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जब 3 बार हुआ है तो कब कब हुआ है? तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। फिर कब हुआ था? 1900 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 ईस्वी में। किसका? तो लॉर्ड लीटन के समय में। लॉर्ड लीटन, पहला दरबार था। दूसरा दरबार का आयोजन कब हुआ? दिल्ली दरबार का दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? 1921 में। उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जब जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। आ जाइए अब। यहां देखिए, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव को जो चट्टानी आवास के अवशेष मिले हैं? यह है गया से मिला है। गया। वैशाली को अपनी राजधानी कौन बनाया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। नालंदा की जब हम बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम। ये सब व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी व्याख्या कर दिया। इससे लॉस थोड़ी है। अरे घी कहां हेराया? दाल में। अगर घी दाल में गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो तुम क्या है? दाल। और हम क्या हैं? घी। बस समझ गया। अगर घी दाल में गिर भी जाए तो यहां प्रेस्टीज कोई बात नहीं है। समझ गया? आ जा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत भाषा का। किस भाषा का? जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जैन धर्म के
अधिकांश ग्रंथ, जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में, अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे, अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महात्मा पाली भाषा में, पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। कोई बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो हमें बोल देना है, और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो बोल देना है, ठीक है ना। आ जाइए यहां पर। अब देखिए कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्री संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो अभिलेख ये 13 से मिलता है। अभिलेख 13 से एक और युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। वो कौन सा युद्ध है? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। और यह शहबाजगढ़ी अभिलेख कहां से मिला है? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। और ब्रह्मगिरी अभिलेख कहां से मिला? कर्नाटक से, कर्नाटक से। 8वें, बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में 1781 में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। कौन लिया था? ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था इकबाल अली खान ने और नारायण सिंह ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए? उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को। याद रहेगा? लिखना। अब यहां पर देखना है, बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? राम दयालु सिंह। कौन हुए थे? राम दयालु सिंह। ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। ये अनुग्रह निरायण कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री। प्रथम उप मुख्यमंत्री। अब हम जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे, दिल की गहराइयों से। शहंशाह अपने दिल की गहराइयों से अपने जवान को कहता है, जवान सबक है, सबक है, सबक है। और जाते जाते बस हम यही मेरा मैसेज रहेगा कि हम समझते हैं ये वक्त है सोने का, ये वक्त है भूख लगने की, ये वक्त है नींद से लड़ने की। जनाब, खामोशियां बेवजह नहीं होती। जनाब, खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाजें छीन लेती हैं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाजें छीन लेती हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। चलते चलते शहंशाह कहता है, 1 सेकेंड अपने जवान को, सबा खैर, सबा खैर, सबा खैर।